हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 अध्याय करा रखा है और क्लास 6, 7, 8 और 9 का पूरा ज्योग्राफी कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा इसका पंजाब। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है? सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन है 3%, 8%, 0 या फिर 19%। सही आंसर होगा ये ऑप्शन 3%। सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग का कितना परसेंट योगदान है? तो 3% याद रखना है। 3% इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हल्का उद्योग, मध्यम उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग। इसका सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, आधारभूत उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग या प्रमुख उद्योग कहा जाता है। इसे आधुनिक उद्योग की रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग हर चीज़ के लिए आवश्यक कच्चा माल और मशीनरी प्रदान करता है। अब देखेंगे कि व्यवहारिक रूप से अब देखें तो हर चीज़ लोहे या इस्पात से बनी होती हैं या इन धातुओं से बने उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें बाकी उद्योग जो भी देखेंगे, बाकी उद्योग जो है ना किस पे डिपेंडेड है? तो ये लौह इस्पात उद्योग पर ही डिपेंड है। चाहे कोई भी उद्योग देख लीजिए, वहाँ पर आपको देखेंगे कि लौह का या फिर इस्पात का इस्तेमाल किया गया होगा। तो सोचिए कि ज़रा कि वो उद्योग किस पर डिपेंड है? तो ये लौह इस्पात उद्योग पर डिपेंड है। अब सोचिए कि लौह इस्पात उद्योग बंद हो जाए तो क्या बाकी उद्योग चल पाएंगे? क्योंकि बाकी उद्योग में भी लौह का इस्पात का इस्तेमाल किया जा रहा है मशीन के रूप में, है ना। मशीन के रूप में, उपकरण के रूप में, डिवाइस के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? लोहा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्पात का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर इन लौह इस्पात उद्योग को बंद कर दिया जाए तो क्या बाकी उद्योग चलेंगे? नहीं चलेंगे। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, सिंपल सा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इसे आधुनिक उद्योग की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है? सवाल है पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने के पीछे क्या कारण है? कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। आइए समझते हैं कि पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने के पीछे क्या कारण है। कई कारण हैं, आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पटसन उद्योग का हुगली नदी पर केंद्रित होने का मुख्य कारण कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते परिवहन, पानी की प्रचुरता और सस्ते श्रम की उपलब्धता है। हुगली नदी के किनारे पटसन उद्योग के केंद्रित होने के कई कारण हैं, जैसे हुगली नदी क्षेत्र पटसन उद्योग उत्पादन में अग्रणी है, जिससे मिलों को कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। पहला पॉइंट, हुगली नदी क्षेत्र पटसन उत्पादन में क्या है? अग्रणी है, आगे है, जिससे मिलों को, यहाँ पे जो मिल होते हैं उनको कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। दूसरा पॉइंट, हुगली नदी एक अंतर्देशीय जलमार्ग का केंद्र है और इसके आसपास सड़कों और रेलवे का अच्छा नेटवर्क है, जिससे तैयार माल का परिवहन आसानी से हो जाता है। ठीक है, 2 कारण हुआ। एक और देखिए, पटसन उत्पादन करने वाले मिलों को बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिसे हुगली नदी से आसानी से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हुआ। फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से सस्ते मजदूर यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी के कारण है। तो ये सभी कारण आप देख सकते हैं, और भी 2-4 कारण है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख कारणों का उल्लेख किया गया है, जिस वजह से आप देखेंगे कि पटसन उद्योग हुगली नदी के आसपास केंद्रित है। यही कारण है कि हुगली नदी के आसपास में पटसन उद्योग केंद्रित है। आई बात समझ में?
चलिए, तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा, ये सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। इनमें से सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है। सवाल है भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है और ये सेल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सेल के अंतर्गत आता है, SAIL। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये भिलाई इस्पात कारखाना जो है ना, इसे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है, तो ये मुंबई और कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है भिलाई इस्पात कारखाना। ठीक है, शायद एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। अगला सवाल है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन है अमृतसर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ठीक है, इससे पहले कलकत्ता में लगाया गया था जो कि असफल रहा था, इसके बाद मुंबई में लगाया गया था जो कि सफल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। भारत में कॉटन मिल की स्थापना का प्रथम प्रयास होगा यहाँ पे 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया था जो कि असफल रहा। इसके बाद सफल प्रयास 1856 ईस्वी में कावसजी डाबर नानाभाई द्वारा मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई को भारत का मैनचेस्टर, भारत की कपास नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो मुंबई को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और भारत की कपास नगरी भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखनी है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो डेटा है। ठीक है, एक तो ध्यान रखिएगा 1818 क्या है। ठीक है, 1818, एक आएगा आपका डेटा 1851 और एक आएगा 18 आपका डेटा 1854 और एक डेटा आएगा आपका 1856। ये चार महत्वपूर्ण डेटा है सूती वस्त्र से संबंधित। देखिए, सबसे पहला 1818 में प्रयास किया गया था जो असफल रहा था। ठीक है, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लॉस्टर में इसे स्थापित की गई थी। ठीक है, जो कि असफल रहा था। फिर मुंबई में 1851 में भी स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी असफल ही रहा था। ठीक है, पहला सफल प्रयास कब किया गया था? 1854 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1854 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे भी 1854 में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये लगाया गया था 1854 में, लेकिन 1856 में यहाँ पे पहली बार उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1856 में पहली बार यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कि 1818, 1851, 1854, 1856 क्या है, किस डेट में क्या हुआ। ठीक है, 1818 में पहली बार ये कलकत्ता में स्थापित किया गया जो कि असफल रहा। ठीक है, कोलकाता के समीप एक फोर्ट ग्लॉस्टर जगह है, वहाँ पे असफल रहा था जो स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद 1851 में मुंबई में फिर से प्रयास किया गया जो कि वो भी असफल रहा। फिर 1854 में स्थापित किया गया। ठीक है, और ये सफल भी रहा था और उत्पादन 1856 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी मुंबई को भारत का मैनचेस्टर तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ भारत की कपास नगरी भी कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था। सवाल है कि प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन दे रखा है चेन्नई, कोलकाता, भटिंडा या फिर लखनऊ। इसका सही आंसर है चेन्नई। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारत का पहला सीमेंट केंद्र चेन्नई में लगाया गया था। याद रखिएगा, कब लगाया गया था? 1904 में। कब? 1904 में लगाया गया था, लेकिन इसका उत्पादन आई थिंक 1914 के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, नहीं, 1914 में तो गुजरात के पोरबंदर में एक और सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, 1904 में पहली बार लगाया गया था चेन्नई में। 1914 में गुजरात के पोरबंदर में एक और सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। हाँ, देखिए, भारत का पहला सीमेंट केंद्र चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है, 1904 में मद्रास में, अब चेन्नई से कहते हैं, में साउथ इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एक छोटा सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, यह भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत थी। बाद में फिर देखिए 1914 में गुजरात के पोरबंदर में एक और सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। हालांकि
1904 में चेन्नई में स्थापित कारखाना ये भारत का पहला सीमेंट केंद्र माना जाता है। तो इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत के 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है? सवाल है कि भारत के 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है? आसान सा सवाल है। ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार, हरियाणा तथा पंजाब, उड़ीसा तथा झारखंड। इसका सभी आंसर देंगे और सही सही देंगे। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं करेक्ट हो जाएगा। भारत के 60% इस्पात केंद्र उड़ीसा और झारखंड राज्यों में स्थित है। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आसान सा सवाल था। अगला सवाल है कि टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक, इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी, एल्युमिनियम। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पे नहीं, ये सवाल पूछा हुआ नहीं है, रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक, इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग में कंप्यूटर, सेलफोन, टेलीफोन, लैपटॉप और विभिन्न अन्य उत्पादों का निर्माण शामिल है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग है कौन सा है? कंप्यूटर, चीनी, उर्वरक, लोहा तथा इस्पात। सवाल है, निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग है कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है उर्वरक और चौथा ऑप्शन है लोहा तथा इस्पात। तो अब देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चीनी। चीनी क्या है? एक कृषि पर आधारित उद्योग है, जबकि कंप्यूटर, उर्वरक और लोहा तथा इस्पात ये सभी अलग उद्योग पर आधारित हैं। ठीक है, लेकिन इसका कृषि पर आधारित पूछा जाए तो ये इसका चीनी इसका सही आंसर होगा दिए गए विकल्पों में से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक केंद्र के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने वाले एजेंसी कौन है? बताना है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक केंद्रों के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने वाली एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन है सेल, टाटा इस्पात, NMCC या फिर HEIL हेल। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये इस्पात का क्रय विक्रय करने वाला एजेंसी है। ठीक है, ये एक तरह से सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, ये भी याद रख सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में सेल कहते हैं, भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक प्रमुख इस्पात उत्पादक कंपनी है। यह कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए इस्पात का विपणन करती है, अर्थात मार्केटिंग करती है, जिसका अर्थ है कि यह सरकारी संगठनों और परियोजनाओं के लिए इस्पात की आपूर्ति करती हैं। सेल एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है? तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। चलिए अगला सवाल है, भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? बताना है, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उत्पादन में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है, दिए गए विकल्पों में से बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक या फिर मोटर गाड़ी। सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन से हैं? सवाल है कि भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन से हैं? ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इनमें से सभी। दिए गए विकल्पों में से तीनों देखेंगे तो ये कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए
भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? वनस्पति उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ये सभी कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उद्योगों की स्थापना खालिस्तान कारकों से प्रभावित होती हैं। बताना है, उद्योगों की स्थापना खालिस्तान कारकों से प्रभावित होती हैं। पूंजी, श्रमिक, सरकारी नीतियाँ या इनमें से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। उद्योगों की स्थापना कई कारकों पर डिपेंड करती है, जिसमें से पूंजी, श्रमिक और सरकारी नीतियाँ इसमें शामिल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, उद्योगों की स्थापना कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जिनमें कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम शक्ति, है ना, पूंजी, बाजार, परिवहन, ऊर्जा, भूमि और सरकारी नीतियां शामिल हैं। ये सभी देखेंगे कि उद्योगों की स्थापना से संबंधित कारकें हैं जो कि इसको प्रभावित करती हैं। अर्थात कोई भी उद्योग कहाँ लगाया जाएगा इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता है या नहीं है, वहाँ पे जो लेबर है, पावर है, पूंजी है, बाजार, परिवहन, ऊर्जा, भूमि और सरकारी नीतियाँ, इस सब चीज़ को देखा जाता है कि यहाँ पे सब चीज़ उपलब्ध है या नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ को के उद्योग स्थापित करने से पहले इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो कोशिश ये किया जाता है, देखिए पॉसिबल तो नहीं है ना कि इन सभी चीज़ों को हर जगह मौजूद हो, उपलब्ध हो आपके लिए। तो कोशिश ये किया जाता है कि इन सब चीज़ों में से अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जहाँ पे उपलब्ध होती हैं, उद्योग वहीं पर स्थापित की जाती हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप वो देख के उद्योगों के प्रभावित करने वाले सब कारक हैं तो ये सब जहाँ मिलेगा सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी वहीं पर स्थापित की जाएंगी। कोशिश ये किया जाता है कि जहाँ पे अधिकतम चीज़ें मौजूद हों। जैसे अगर कच्चा माल सस्ता मिल रहा है ना, या फिर कच्चा माल उपलब्ध है, ज़्यादा दूर से नहीं लाना पड़ रहा है, लेबर आपको श्रम जो शक्ति है, लेबर जो है वो आपको सस्ते मिल जा रहा है, ठीक है, पूंजी ठीक ठाक है ना, बाजार मार्केट आसपास में है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आप उद्योग लगाएं और मार्केट यहाँ से मान लेते हैं कि लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो क्या यहाँ से संभव है कि यहाँ से इस जगह इस मार्केट पर ले जा करके बेचना? तो आपको तो महंगा और भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि आसपास में मार्केट उसका है या भी नहीं है। ठीक है, आप ऐसे जगह उद्योग लगाना चाहेंगे जहाँ से मार्केट और आपका जो उद्योग है उसके बीच का जो परिवहन है वो व्यवस्था होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है, भूमि उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है, सरकारी नीतियाँ कैसी हैं, कैसी उसकी वहाँ की पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो पॉलिसी कई तरह की होती हैं, आपके लिए बहुत सारी पॉलिसी ऐसी होती है जो आपकी लाइफ होता है अनुकूल होती है, बहुत सारी पॉलिसी ऐसी होती है जहाँ पर आपको वहाँ पे काम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी पॉलिसी में ऐसी रहती है गवर्नमेंट की कि अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको लेबर लोकल जो लेबर होते हैं या फिर जो एम्प्लॉई होते हैं वो आपको रखनी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह की कहीं पॉलिसी है। तो जाहिर सी बात है, आप उद्योग लगा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि अपना एम्प्लॉई लाएंगे और अच्छा तरीके से लगाएंगे वहाँ पे। तो बहुत सारे डिपेंड रहता है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो जो स्थापित उद्योगों की स्थापना से संबंधित होती है जो कि आपको प्रभावित करती हैं। ठीक है, तीन में से दिए गए विकल्पों में से कोशिश किया जाता है कि जो सबसे मैक्सिमम हो, जहाँ उपलब्ध हो, वहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उद्योगों की स्थापना खालिस्तान कारकों से प्रभावित होती है। किन कारकों से प्रभावित होती हैं? पूंजी, श्रमिक, सरकारी नीतियाँ, इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इनमें से सभी। दिए गए विकल्पों में से सभी कारकों से प्रभावित होती हैं उद्योगों की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी उद्योग की स्थापना किया जाना है वहाँ पे कई सारी चीज़ों को देखनी होती हैं। ठीक है, कई चीज़ों से प्रभावित होती हैं। जैसे देखिए कौन कौन सी चीज़ों से प्रभावित होती हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम शक्ति, पूंजी, बाजार, परिवहन, ऊर्जा, भूमि, सरकारी नीतियाँ, ये सभी कहीं भी अगर उद्योग की स्थापना की जाती है तो इन सभी चीज़ों से प्रभावित होती हैं। ठीक है, कोशिश किया जाता है कि जहाँ भी उद्योग की स्थापना किया जाए यहाँ पे इन सब चीज़ों को पहले देख लिया जाए। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता है या नहीं है, ठीक है तो कितने दूरी पर है, श्रम शक्ति क्या मिलेगा या भी नहीं, और है तो सस्ता है महंगा है, पूंजी आपके पास कितना वहाँ पे है, ठीक है, बाजार कैसा है वहाँ का। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे उद्योग लगा रहे हैं, ठीक है, और बाज़ार यहाँ से मान लेते हैं कि 100-200 किलोमीटर 100 या 200-300 किलोमीटर की दूरी पर है या 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या ऐसी जगह पर आप उद्योग लगाना चाहेंगे? नहीं, आप ऐसी जगह उद्योग लगाना चाहेंगे जहाँ पे उसका बाज़ार आसपास में ही, इर्द गिर्द में ही हो। ठीक है, इस तरीके से आप परिवहन देखेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ उद्योग लगा दिए, पता चला कि यहाँ मार्केट है और इसके बीच का परिवहन का साधन ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। एनर्जी आपके पास वहाँ पर मौजूद है या नहीं है, क्योंकि अगर उद्योग चला रहे हैं तो यहाँ पे ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा लाने के लिए पता चला कि दूर दूर से लाना पड़ रहा है, तो ऊर्जा लाने में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जा रहा है। ठीक है,
सरकारी नीतियाँ कैसी है वहाँ की, लोकल जो पॉलिसी होती है, हर स्टेट का हर कंट्री का अपना अपना पॉलिसी होता है। जैसे मानते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा दें, जैसे मानते हैं कि एक कोई इंडिया ही है, तो इंडिया के मानते हैं कि ऐसा पॉलिसी है जो कहती है कि कोई भी कंपनी बाहर से आकर यहाँ पर उद्योग लगाएगी, लेकिन लगाने से पहले एक शर्त ये है कि 70 से 80% एम्प्लॉय जो होंगे, मजदूर जो होंगे, श्रम जो होंगे, यहीं का आपको लेना होगा। ठीक है, अब वो मजबूरी है उसको कि यहीं का लेना होगा उसे, अब वो एफिशिएंसी वाला है या नहीं है, दक्ष वाला है या नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ ही लेना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बंधनों में बंध जाएगा कि नहीं, हम अपने देश से फिर हम अपना एम्प्लॉय को नहीं ला सकते हैं, 70% हमको कहीं से लाना होगा, उसी से उसका काम चलाना पड़ेगा। फिर पता हो सकता है उसका उत्पादन में प्रभावित हो सकता है उसको जो चीज़ उत्पादन करने जाए उसको चीज़ को सिखाना पड़े 70% लोगों को। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकारी नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं कई उद्योग की स्थापना किया जाना है तो। ठीक है, कच्चे माल की भी देख सकते हैं उपलब्धता है या नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे जूट से कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे बोरा वगैरह जो होता है ना, उस तरीके से जूट का झोला वगैरह जो बनता है, थैला बनता है, वो बनाना है। अब यहाँ पर ये चीज़ उद्योग लगाना चाहते हैं, पता चला कि आप लगा रहे हैं कहाँ पे, मान लेते हैं कि ये केरल में लगा रहे हैं और ये जूट आपको पश्चिम बंगाल से लाना पड़ रहा है, तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपके लिए सस्ता पड़ेगा क्या? नहीं ना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि अगर ये इस तरह का चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप पश्चिम बंगाल के आसपास में ही लगाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखेंगे श्रम भी आपको सस्ता मिल जाएगा। जैसे कि गरीब राज्यों में बात करें, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, तो इन राज्यों में गरीब जो कि ये गरीब श्रमिक जो होते हैं, बहुत सस्ते श्रमिक जो मिल जाएंगे आपको आसानी से। तो इन सब ये फैक्टरों को देखा जाता है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें जो होती हैं उद्योग की स्थापना करने से पहले इन चीज़ों को देखा जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि कोई भी उद्योग को स्थापना करने से पहले इन सब चीज़ों को देखा जाता है और ये सब जो कारक हैं इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कच्चे पदार्थ से अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्रसंस्करण, विपणन, विनिर्माण या फिर विज्ञापन? इसका सही आंसर हो जाएगा विनिर्माण। कच्चे पदार्थ से अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी देश की आर्थिक उन्नति किस उद्योग के विकास से मापी जाती है? ऑप्शन है कृषि गतिविधियाँ, विनिर्माण उद्योग, सेवा उद्योग या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विनिर्माण उद्योग। किसी देश की आर्थिक उन्नति किस देश के विकास से मापी जाती है? तो ये विनिर्माण उद्योग से मापी जाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग से। जिस देश में जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग होगा, विनिर्माण उद्योग होगा, वो उतना ज़्यादा वो उस देश विकास करेगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान लगभग कितना है? भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान लगभग कितना परसेंट है? 10%, 15%, 17% या फिर 27%? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा 17%। भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान लगभग कितना है? मात्र 17% है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण और वे उद्योग शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना है? 28 से 30% योगदान करते हैं, जिसमें विनिर्माण उद्योग का कितना हाथ है? मात्र 17%। चलिए अगला सवाल है, नगरीय केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए बहुत सारे उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? बताना है, नगरीय केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए बहुत सारे उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, समूहन बचत या फिर विकेंद्रीकरण? इसे कहा जाता है समूहन बचत। क्या कहा जाता है इसे? समूहन बचत कहा जाता है। नगरीय केंद्रों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए बहुत सारे उद्योग के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समूहन बचत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कपड़ा उद्योग में कताई या धुनाई प्रक्रिया करने के बाद क्या उत्पाद प्राप्त करते हैं? सवाल है, कपड़ा उद्योग में कताई या धुनाई प्रक्रिया करने के बाद क्या उत्पाद प्राप्त करते हैं? कच्चा रेशा, सूत, कपड़ा या फिर वस्त्र परिधान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सूत।
ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, कपड़ा उद्योग में कताई या धुनाई प्रक्रिया करने के बाद उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं, तो सूत प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा लॉजिक समझिए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशा उत्पादन। क्या कर रहे हैं, रेशा उत्पादन कर रहे हैं। तो रेशा उत्पादन से हमें क्या मिल जाएगा, रेशा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेशा। ठीक है, अब रेशा को हम क्या कर रहे हैं, इसे धुनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धुनाई या तो कताई। ठीक है, तो रेशा को जब हम धुनाई और कताई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा फाइनली, तो हमें मिलेगा सूत। क्या मिल जाएगा, सूत मिल जाएगा। ठीक है, अब सूत को हम क्या करेंगे, इसे बुनाई करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम लोग बुनाई करेंगे। तो बुनाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, बुनाई करने के बाद हमें मिलेगा कपड़ा। क्या मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक हम समझा दे रहे हैं। अब कपड़ा को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रंगाई कर रहे हैं। ठीक है, रंगाई और इस परिष्करण कर रहे हैं, परिष्करण। ठीक है, परिष्करण। तो जब हम इसे रंगाई परिष्करण करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वस्त्र मिल जाएगा। ठीक है, परिधान मिल जाएगा। गवर्नमेंट जिसे आप कहते हैं, गारमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसे वस्त्र निर्माण भी आप कह सकते हो। तो सिंपल सा है। सबसे पहले हमने क्या किया, रेशा उत्पादन किया, उसे हमें रेशा मिला। इसे हम लोग धुनाई और कताई किए तो सूत मिल गया। अब सूत को हम बुनाई कर रहे हैं, बुनाई करके हमें कपड़ा मिल जाएगा। और कपड़ा को हम रंगाई कर परिष्करण करने के बाद इसे हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली वस्त्र मिल जाएगा जो आप पहनते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा है। तो पूछा गया था कि कपड़ा उद्योग में कताई या धुनाई प्रक्रिया करने के बाद क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो आपको सूत प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी लिखी गई हैं। चलिए अगला सवाल है, विश्व में चीनी और गुड़ जिसे खंडसारी भी कहते हैं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन में है दूसरा, पहला, तीसरा, पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, विश्व में चीनी, ठीक है, विश्व में चीनी में दूसरे स्थान पर है, जबकि गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा। चीनी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, इस्पात उत्पादन के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर की आवश्यकता लगभग किस अनुपात में होती है। इस्पात उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए, इस्पात उत्पादन के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर की आवश्यकता जो होती है किस अनुपात में होती है। दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से सही आंसर हो जाएगा 4:2:1। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में साफ लाइन लिखी गई है 4:2:1 के अनुपात में। ठीक है, अर्थात मान लेते हैं कि अगर हम 4 किलो अगर लोहा ले रहे हैं, लोहा अयस्क ले रहे हैं, तो 2 किलो में कोकिंग कोल लेना होगा और 1 किलो में चूना लेना होगा। सिंपल सा। ठीक है, और याद रखा जा सकता है यहाँ पे कि भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन प्रथम स्थान पर है। बात करें तीसरे स्थान का, तो जापान तीसरे स्थान पर है। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, भारत में निम्न में से किस पदार्थ को पूरी तरह से आयात किया जाता है, क्योंकि देश में किसी भी रूप में व्यावसायिक रूप से उपयोग करने योग्य यौगिकों का कोई भंडार नहीं है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास, अमोनिया फॉस्फेट, जिसे डीएपी आप कहते हो, डीएपी खाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटास। पोटास इसका बिल्कुल ही सही है। इसको पूरी तरीके से आयात किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ कोई भी व्यावसायिक रूप से उपयोग करने वाला कोई भी यौगिक का कोई भंडार नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। ऑप्शन दे रखा है भेल, सेल, टिस्को या फिर ऑयल, अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है निजी उद्योग क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा टिस्को। ठीक है, टिस्को एक उद्योग जो है ये निजी क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना, याद रखिएगा, टाटा
आयरन एंड स्टील इंडिया कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इसका देखेंगे तो ये एक निजी क्षेत्र का उद्योग है। यहाँ पे 3 तरह के उद्योग पूछे जाते हैं, कौन कौन सा, यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया गया है। चलिए यहाँ पे मेंशन है, यहाँ भी मेंशन नहीं है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्योग, और एक होता है सहकारी उद्योग। 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा निजी क्षेत्र, तीसरा संयुक्त उद्योग और चौथा है सहकारी उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। ये क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग होता है ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, पहला हमने क्या बताया, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र होता है ना, ये क्षेत्र पूरी तरीके से किसके द्वारा संचालित उद्योग होता है, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरीके से होता है। दूसरा होता है निजी क्षेत्र, जिसका जो स्वामित्व होता है, जिसका जो मालिक होता है वो कोई एक व्यक्ति होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि कई लोग मिल करके उसको चला रहे होंगे, उसे कहते हैं निजी उद्योग का क्षेत्र। इसके बाद है संयुक्त उद्योग। तो संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। ठीक है, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। जबकि सहकारी उद्योग क्या होता है, तो ये वे होता है जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। ठीक है, सहकारी उद्योग वे उद्योग है जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, जो भी कच्चा माल को पूर्ति करने वाला होगा, उत्पादक जो भी कर रहा होगा वो उसी का मालिक होगा। जैसे गांव देहात में देखे होंगे कि कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, तो उसमें कुछ लोग मिल करके उसमें क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो बैंक चलाते हैं। तो उस तरह से कह सकते हैं वो कैसे उद्योग है, सहकारी उद्योग है। जिसे डेयरी उद्योग भी आप देखे होंगे, तो ये कोऑपरेटिव कह सकते हैं कि ये सहकारी उद्योग ही है, कि कुछ लोग मिला करके चला रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 उद्योग याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वैसे आपकी किताब में दे रखा है कि ये संयुक्त उद्योग है, लेकिन याद रखिएगा ये 1961 जब शुरू हुआ था ना, तब ये एक संयुक्त उद्यम था, लेकिन अभी ये क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन चुका है। ठीक है, और ये महारत्न कंपनी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऑल इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे आमतौर पर PSU कहा जाता है, अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, और यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह एक महारत्न कंपनी है, और जब महारत्न कंपनी तो सार्वजनिक क्षेत्र का हो गया। हालांकि कंपनी का इतिहास 1961 में शुरू हुआ था, जब यह बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड UK और भारत सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम था। ठीक है, तो याद रखना ये था, अब है नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर फिलहाल है टिस्को। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है संयुक्त उद्योग, है ना। अभी हमने बताया ना कि वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त उद्योग कहा जाता है। जबकि सार्वजनिक उद्योग में देखेंगे कि इसको पूरी तरीके से कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है ना, सरकार चलाती है। सरकार द्वारा संचालित उद्योग को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। निजी क्षेत्र का कोई प्राइवेट कोई व्यक्ति हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, या फिर कई लोग मिलकर के चला रहे होंगे, उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। जबकि सहकारी उद्योग क्या होता है, तो ये वे उद्योग होते हैं जिनके स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाला उत्पादक या श्रमिक या दोनों के हाथों में होता है। ऐसे उद्योग को सहकारी उद्योग कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भारत में मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, एक प्रसिद्ध संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें जब देखेंगे कि गवर्नमेंट भी और प्राइवेट दोनों इसमें मिलजुल कर चला रहे होते हैं, दोनों इस पर मालिकाना हक होता है इस पर। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। ऑप्शन है इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वस्त्र उद्योग।
वस्त्र उद्योग मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। देखेंगे कि वस्त्र उद्योग में कि जब हम बना रहे थे ना, वहाँ पे सूत बना रहे थे, धागा बना रहे थे, है ना, उसके बाद फिर कपड़ा बना रहे थे, वस्त्र परिधान बना रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा इसमें चीज़ें क्या लग रही हैं, इसमें किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही थी क्या, नहीं। और हर एक स्टेप आगे जब बढ़ रहे थे तो उसका मूल्य में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। जैसे सूत का दाम कुछ है, सूत से आप जब धागा बना दिए उसका दाम में वृद्धि हो गया, फिर धागा से फिर कपड़ा बना दिए तो उसका दाम में और वृद्धि हो गया, फिर उसमें वस्त्र बना दिए, परिधान बना दिए तो उसमें और भी उसका दाम बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में मूल्य श्रृंखला में क्या है, ये आत्मनिर्भर है, ये किसी दूसरी चीज़ की इसको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये ऐसा उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर है और पूर्ण है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख समस्या क्या है? बिजली की अनियमित पूर्ति, पुरानी मशीनें, श्रम की कम उत्पादकता। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। सूती वस्त्र उद्योग की एक प्रमुख समस्या क्या है? दिए गए विकल्पों में से तीनों इसका सही आंसर है। चाहे बिजली की अनियमित आपूर्ति हो, पुरानी मशीनें हो और श्रम की कम उत्पादकता हो। ठीक है, ये एक्चुअली बात हो रहा है भारत का, भारत में ये समस्या है, दूसरे देश की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ये बात हो रहा है भारत की। ध्यान दीजिएगा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का अहमदाबाद सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग पंजाब हरियाणा में केंद्रित है। सूती वस्त्र उद्योग रोजगार के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार के क्षेत्र में पहले नंबर पर कौन है? रेलवे है। चीन के बाद भारत में दुनिया में स्पिंडल की दूसरी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है। ठीक है, चीन के बाद भारत में दुनिया में स्पिंडल की दूसरी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर भारत? सही आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए कमेंट करके, अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे भारत। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। भारत दुनिया में कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का क्रमशः 50% और 40% से अधिक योगदान देता है। चलिए अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अवशिष्ट से कौन सी बीमारी उत्पन्न होता है? कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव, इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अवशिष्ट से दिए गए विकल्पों में से तीनों बीमारी उत्पन्न होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये था महत्वपूर्ण 30 प्रश्न इस अध्याय से। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।